नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ संसदीय समितियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आज मैं आप लोगों को संघीय न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ाऊंगा। उसको सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को बताने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद परीक्षाओं में काफ़ी पूछे जाते हैं संघीय न्यायालय के संबंध में, उनकी बात हम कर लेते हैं, फिर सर्वोच्च न्यायालय को हम पढ़ेंगे। देखिए, ये जो संघीय न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है, इसके उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की चर्चा अनुच्छेद 124 में की गई है। अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक संघीय न्यायालय की चर्चा भारतीय संविधान में तमाम अनुच्छेदों के माध्यम से की गई है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं या जिनसे प्रश्न आते हैं, उनको मैं आपको बता रहा हूं। तो जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की चर्चा जो करता है वो अनुच्छेद 124 करता है। यहां मैंने एससी लिखा है यानी सुप्रीम कोर्ट। अब अनुच्छेद 126 जो है वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करता है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा। देखिए, जब शुरू में संविधान बना तो न्यायाधीशों की संख्या कम थी, लेकिन बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते मामलों के वजह से अब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी गई। यानी वर्तमान समय में एक मुख्य न्यायाधीश, अनुच्छेद 126 के अंतर्गत एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश, यानी कुल 31 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह अक्सर प्रश्न पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होते हैं। तो एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य, यानी 31 न्यायाधीश। इसके अलावा तदर्थ न्यायाधीशों की भी नियुक्ति होती है। तो यह अनुच्छेद 127 इन तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 126 के अंतर्गत अब कैसे होती है ये मैं जब पढ़ाऊंगा, अभी सुप्रीम कोर्ट तो मैं बताऊंगा। यानी यहां ये जानिए कि 126 के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की चर्चा की गई है, जिसमें 31 न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को लेकर होते हैं, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। इसके अलावा तदर्थ न्यायाधीश एडहॉक, काम बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, मामले ज्यादा आ रहे हैं, तो उनको निपटाने के लिए कुछ तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, जिसकी विवेचना अनुच्छेद 127 में की गई है। अब एक महत्वपूर्ण चीज अक्सर पूछा जाता है, सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। इसकी चर्चा अनुच्छेद 129 में की गई है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 129 में की गई। अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अब मैं बताऊंगा आपको अभी पढ़ाने के दौरान कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता क्या है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है उसकी चर्चा अनुच्छेद 131 में की गई है। और 132 में सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी किन किन मामलों में अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी चर्चा अनुच्छेद 132 में की गई है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज अक्सर प्रश्न पूछता है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, जुडिशियल रिव्यू, जो हमारे संविधान में अमेरिका से लिया गया। मार्बरी बनाम मेडिसन केस में न्यायाधीश मार्शल के न्याय निर्णय को स्वीकार किया अमेरिका ने, और उसी अमेरिका से हमने न्यायिक पुनरावलोकन ले लिया, जिसकी चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 137 में की गई है। 137 जो अनुच्छेद है वह न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू की बात करता है हमारे संविधान। इसके बाद 139, आपको पता है, मैंने बताया था, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के अंतर्गत। अब जो आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो 5 तरह के रिट मैंने पढ़ाया था, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये जो रिट जारी करता है, यह रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 139 के अंतर्गत संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को दी है। 139। अब यह महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में एक अंतिम अनुच्छेद है 143 अनुच्छेद,
जो संविधान का 143 अनुच्छेद कहता है कि किसी मामले में अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट से जो सलाह लेता है वह अधिकार अनुच्छेद 143 के अंतर्गत दिया जाता है कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जो संघीय न्यायालय से संबंधित थे। इसको बाद में वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग देख लीजिएगा, यह महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। अब हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उसे उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, भारतीय न्यायपालिका जो संघीय न्यायपालिका है उसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है मित्रों कि आखिर सर्वोच्च न्यायपालिका की आवश्यकता और महत्व क्या है। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं यहां थोड़ा सा ब्रीफ करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिर आवश्यकता क्या है, इस सर्वोच्च न्यायालय की क्या आवश्यकता और उसका महत्व क्या है। तो हम लोग छोटे क्लास में ग्रेजुएशन पढ़ते थे तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न एक पूछता था, मुझे याद भी है, अभी भी याद है वो प्रश्न मेरे जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो पूछा भी था कि संविधान के संरक्षक एवं मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की विवेचना कीजिए। यही उसकी आवश्यकता है मित्रों, यही उसका महत्व है। 3 महत्व बताए गए। पहला महत्व की चर्चा कर रहे हैं हम। पहला, संविधान के रक्षक के रूप में, के संरक्षक। ये जो सर्वोच्च न्यायालय है यह संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, यानी संविधान के व्याख्याता के रूप में। जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति आप पढ़ रहे थे, इस न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति में यह कहा गया है कि संविधान, सर्वोच्च न्यायालय का यह अधिकार है कि वह देखे कि व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाए और न्यायपालिका ने जो जिन कानूनों को लागू किया है, यानी जो कार्य किए कार्यपालिका ने, यानी व्यवस्थापिका के बनाए गए कानून और कार्यपालिका के किए गए कार्य की संवैधानिकता की जांच करे कि वास्तव में वो संविधान के प्रतिकूल तो नहीं है। अगर प्रतिकूल है, जिस सीमा तक है उसी सीमा तक उसे शून्य घोषित करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। यह जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है। इस अधिकार का प्रयोग करके वह संविधान की रक्षा करता है। अब मित्रों, यहां मैं, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उन लोगों को एक और महत्वपूर्ण चीज बताना चाहूंगा कि ये जो न्यायिक पुनरावलोकन था, अभी मैंने बताया भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 137 में न्यायिक पुनरावलोकन है। इस न्यायिक पुनरावलोकन में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, लिया तो गया अमेरिका से, लेकिन अमेरिका के न्यायिक पुनरावलोकन और हमारे न्यायिक पुनरावलोकन में अंतर है। क्या अंतर है? अमेरिका में जो न्यायिक पुनरावलोकन है वह विधि की उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी विधि उस समय के लिए जो विधि बना हुआ है वो उस समय कितना उचित और कितना अनुचित है, यानी उसकी उचित प्रक्रिया के आधार पर न्यायिक पुनरावलोकन का पालन किया जाता है। लेकिन हमारे यहां मित्रों, भारत में इस न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वो था प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, नहीं, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ था। ये था प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये अंतर है कि जहां अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को हमारे सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, हालांकि हमारे यहां भी है। इसका मुख्य अंतर
यह विधि की स्थापित प्रक्रिया जो जापान से लिया गया हमारे संविधान में, और इसी आधार पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करके सर्वोच्च न्यायालय संविधान के संरक्षक या रक्षक के रूप में कार्य करता है। वह देखता है कि जो विधि की स्थापित प्रक्रिया है उसका उल्लंघन तो व्यवस्थापिका ने नहीं किया, या फिर उसका उल्लंघन कार्यपालिका ने तो नहीं किया। अगर किया होता है, उसकी जांच वो करता है, किया होता है, तो वह उसे अवैध घोषित कर सकता है। यह पहला था संविधान के संरक्षक के रूप में। दूसरा, संघीय व्यवस्था के रक्षक के रूप में। संघीय व्यवस्था के रक्षक। देखिए, आपको पता है कि भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया, हालांकि वो अमेरिका जैसा संघीय व्यवस्था नहीं है, इसीलिए कैसीवियर ने ऐसे कैसी फेडरल भी कहा। लेकिन फिर भी संघीय व्यवस्था में होता क्या है महत्वपूर्ण मित्रों, कि वहां संघ और इकाई यानी केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। तो ऐसे बंटवारे में विवाद की संभावनाएं तो होंगी ही होंगी। तो कहीं ऐसा कोई विवाद न उत्पन्न हो जाए जिससे संघीय ढांचा डिस्टर्ब हो जाए, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का अधिकार दे दिया गया, जिससे वह भारत के संघीय व्यवस्था के रक्षक के रूप में कार्य करता है। तीसरा, बड़ा महत्वपूर्ण, मूल अधिकारों के रक्षक के रक्षक। देखिए मित्रों, मैंने पढ़ाया भी था आपको मौलिक अधिकार, उसमें आर्टिकल 32 बताया था। उसमें क्या कहा गया कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात कर सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त है, भारतीय न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका को यह अधिकार प्राप्त है कि वह आपके मूल अधिकार की रक्षा करे। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। ये भारतीय सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता और महत्व है। इसी कारण से आज हम इस सुप्रीम कोर्ट को पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह संविधान के संरक्षक, या कह सकते हैं व्याख्याता के रूप में, या फिर संघीय व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था के रक्षक के रूप में, और फिर मूल अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करता है। यह हमारे सर्वोच्च न्यायपालिका या भारतीय न्यायपालिका की प्रमुख विशेषता है। ये बेटा मित्रों, ये महत्व हुआ और आवश्यकता। अब हम सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे कि वास्तव में सुप्रीम कोर्ट का संगठन कहां से होता है। तो मैंने बताया कि अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का संगठन होता है। अब सुप्रीम कोर्ट में कुल 31 न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के साथ यानी सुप्रीम कोर्ट में कुल 31 न्यायाधीश होंगे, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी होगा। शुरू में यह व्यवस्था नहीं थी, संख्या कम थी, लेकिन बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते मामलों के कारण इसकी संख्या बढ़ा दी गई। अब वर्तमान समय में एक मुख्य न्यायाधीश, 30 अन्य न्यायाधीश, यानी कुल 31 न्यायाधीश, और कुछ तदर्थ न्यायाधीश भी होते हैं। मैंने बताया भी आर्टिकल 127 127 तदर्थ न्यायाधीशों की बात करता है, 126 इस मुख्य न्यायाधीश की बात करता है। यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश, 30 अन्य न्यायाधीश, और आवश्यकता पड़ने पर कुछ तदर्थ न्यायाधीशों की भी व्यवस्था की गई। और आपको पता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? तो हमारा सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में है। ये सबको पता है भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है। अब इनकी नियुक्ति करता कौन है? नियुक्ति बड़ा महत्वपूर्ण। तो आपने पढ़ा भी होगा, जब राष्ट्रपति के अधिकार बता रहे थे तो मैंने बताया था कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है और उनकी सलाह से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है
कि आखिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और उनकी सलाह से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसमें कॉलेजियम व्यवस्था एक है। यह व्यवस्था जो आई 1998 में, इसमें क्या था कि मुख्य न्यायाधीश तथा 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश का एक कॉलेजियम होता है। इस कॉलेजियम के द्वारा लिखित रूप से राष्ट्रपति को सलाह दिया जाता है और फिर राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति या उनका स्थानांतरण कर सकता है। अब महत्वपूर्ण सलाह देना, तो ऐसा नहीं, पहले केवल मुख्य न्यायाधीश के सलाह से हो जाता था, लेकिन अब मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश भी हैं। अब ऐसा नहीं है कि वैसे ही सलाह दे दिया, सहमत हो या ना हो ना। अब उन 4 न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश के विचार सहमत होने चाहिए और तब आप लिखित रूप से संस्तुति करेंगे, लिखित रूप से प्रेषित करेंगे राष्ट्रपति को नियुक्ति या स्थानांतरण के लिए। पहले यह नियम था कि राष्ट्रपति चाहे तो इसे लौटा सकता है, नकार सकता है, लेकिन अब अगर दूसरी बार कॉलेजियम ने यह भेज दिया तो फिर राष्ट्रपति उसको मना नहीं कर सकता, उसको नियुक्ति या स्थानांतरण करना ही पड़ेगा। यह हो गई नियुक्ति की व्यवस्था। अब योग्यता देखते हैं कि कौन से लोग सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश कह सकते हैं कि न्यायाधीश बन सकते हैं। तो पहली चीज कि वह भारत का नागरिक हो। बिना भारत के नागरिक हुए वो ऐसा नहीं कर सकता। दूसरी चीज, किसी उच्च न्यायालय, किसी एक उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक कार्य किया, या किसी न्यायालय में, हाईकोर्ट या किसी अन्य न्यायालय में वह 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया। पहला, वह हाई कोर्ट में, एक हाई कोर्ट में या कई हाई कोर्ट में मिलाकर कम से कम 5 वर्ष कार्य किया, या वह 10 वर्ष तक किसी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, या राष्ट्रपति को ऐसा लगे, राष्ट्रपति के विचार में अगर वो पारंगत विधिवेत्ता हो, पारंगत कानून का जानकार हो, तो भी राष्ट्रपति उसे मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। यह इसकी योग्यता हुई। अब कार्यकाल की चर्चा कर ले। कार्यकाल बहुत आसान है ये। कार्यकाल तो 65 वर्ष या सेवानिवृत्ति, क्या इनका कार्यकाल है? अधिकतम 65 वर्ष या सेवानिवृत्ति हो जाए, जो ही पहले हो जाए, उनकी 65 वर्ष की आयु पहले हो जाए, वह रिटायर हो जाएंगे, अपने पद को छोड़ देंगे। लेकिन इसके अलावा भी इनको अपने पद से हटाया जा सकता है। याद होगा आपको महाभियोग के द्वारा, कि किसी कदाचार के मामले में अगर ऐसा लगता है कदाचार का कोई मामला बनता है, तो संसद अगर ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे तो फिर उस न्यायाधीश को अपने पद से हटना पड़ता है, यानी उनके इस 65 वर्ष से पहले इस महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। यह उनका कार्यकाल हुआ। अब मित्रों, उनका क्षेत्राधिकार देख लिया जाए। अभी मैं आपको बता रहा था अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 132 के बारे में, तो उस कार्यकाल को देख लिया जाए, क्षेत्राधिकार को। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को देखा जाए तो पहला जो क्षेत्राधिकार है वह है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो
सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार है, वो पहला क्षेत्राधिकार हम प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से देखें। अब इस प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या आता है मित्रों, मैं आपको बता दे रहा हूं, इसको सुन लीजिए, वीडियो पॉज करके कहीं नोट करना होगा तो नोट कर लीजिए। पहला, ऐसे मामले जो भारत सरकार तथा ऐसे विवाद जो भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच हो। मान लीजिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार में कोई मामला आ गया, विवाद आ गया, ऐसे मामलों को सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में रखा गया है। दूसरा, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच का विवाद, दो राज्य जैसे उत्तर प्रदेश बिहार या उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान मध्य प्रदेश, 3-4 राज्यों के, अगर इनके बीच में आपस में कोई विवाद है तो इन विवादों को भी प्रारंभिक रूप से, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के यानी प्रथमता, यानी कहीं और कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। पहला था कि अगर भारत सरकार से किसी राज्य का कोई विवाद है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, या दो राज्य या दो से अधिक राज्यों के आपस में कोई विवाद है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तीसरा था, जिसकी चर्चा मैंने की भी थी, अनुच्छेद 32, कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है तो आप किसी और जगह ना जाकर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा की गुहार लगा सकते हैं, आर्टिकल 32 के अंतर्गत। हालांकि ऐसा ही अधिकार उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 के अंतर्गत भी दिया गया है कि आप 226 के अंतर्गत हाईकोर्ट में भी जा सकते हैं प्रथमतः, पहली बारी, या फिर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का भी है कि सुप्रीम कोर्ट में भी आप अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा की गुहार कर सकते हैं। यह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हो गया। दूसरा, अपीली क्षेत्राधिकार। यहां था प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी उसी का क्षेत्राधिकार, अपीली यानी अपील करने का। अब इस अपीली क्षेत्राधिकार में पहला कि हाई कोर्ट यह प्रमाणित कर दे कि विवाद संविधान की व्याख्या या कानून के सारमय प्रश्न यानी कानून के महत्वपूर्ण किसी गुत्थी से संबंधित है। अगर हाई कोर्ट यह प्रमाणित कर दे, कोई मामला चल रहा है कहीं, हाई कोर्ट उसको प्रमाणित कर दे कि वास्तव में यह जो मामला है वह संविधान की व्याख्या से संबंधित है या किसी कानून के किसी अनुच्छेद से कोई संबंधित मूल तत्व से है, तो फिर आप उस मामले की अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय में। यह पहला हो गया। यानी संवैधानिक विवादों में, यानी अपीलीय क्षेत्राधिकार में ये जो पहला था वो संवैधानिक था। कोई ऐसा मामला हो जो संवैधानिक लगता हो, हाईकोर्ट इसका प्रमाण दे दे, इसको प्रूफ कर दे कि यह संवैधानिक मामला है, तो आप अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। दूसरा मामला यह भी बड़ा महत्वपूर्ण था, दीवानी मामले। दीवानी मामले, ऐसे दीवानी मामले जिसमें हाईकोर्ट यह प्रमाणित कर दे कि विवाद, यह तो संवैधानिक मामला था, कानून से संबंधित था। अब ऐसे दीवानी मामले, दीवानी जानते हैं, दो मामले होते हैं, एक फौजदारी एक दीवानी। फौजदारी मने मारपीट, लड़ाई झगड़ा, हत्या। दीवानी मने जमीन जायदाद, संपत्ति इत्यादि का झगड़ा। तो ऐसे दीवानी मामले जिसमें हाईकोर्ट यह प्रमाणित कर दे कि विवाद कानून की व्याख्या से संबंधित है। जैसे मुझे याद आ रहा है केशवानंद भारती का केस था, संभवतः कुछ जमीन का मैटर था, ट्रस्ट के जमीन का मैटर। तो ऐसे मामलों में अगर हाईकोर्ट प्रमाणित कर दे कि यह दीवानी मामला साधारण मामला नहीं है, यह कानून की व्याख्या का मामला है, इसमें कानून की व्याख्या का प्रश्न है, तो फिर ऐसे मामलों में आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तीसरा, फौजदारी।
वही अभी मैंने आपको बताया फौजदारी का अर्थ मारपीट से संबंधित था। ऐसे फौजदारी मामले जिसमें हाईकोर्ट ने मृत्युदंड तथा हाईकोर्ट मृत्युदंड दिया हो और हाईकोर्ट यह प्रमाणित कर दे कि यह सुप्रीम कोर्ट के विचार योग्य है। अगर किसी मामले में हाईकोर्ट ने मृत्युदंड दे दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, या हाईकोर्ट यह प्रमाणित कर दे कि यह जो मामला है, यह जो विवाद है, यह सुप्रीम कोर्ट में जाने के लायक है, जाने के योग्य है, तो ऐसे मामलों में, ऐसे फौजदारी मामलों में आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। चौथा, विशिष्ट मामले। देखिए, ऐसे मामले जिसमें सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप जरूरी हो जाए, जनहित का मामला हो, सार्वजनिक हित का मामला हो, या लॉ एंड ऑर्डर, शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित करने का मामला हो, कोई ऐसा मामला आ जाए जो किसी न्यायालय में चल रहा हो लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगे कि यह मामला साधारण नहीं है, यह विशिष्ट है, ऐसे मामलों को सुप्रीम कोर्ट अपना हस्तक्षेप करना अनिवार्य मानता है। अतः ऐसे मामलों को सुप्रीम कोर्ट अपील के लिए अपने पास मंगा लेता है। यह था 4 अपीली अधिकार: संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी और विशिष्ट। अब तीसरा जो अधिकार था, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। जिसकी चर्चा अभी मैंने आपसे की कि भारतीय संविधान के 143 अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के 143 अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी मामले में सलाह सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट बाध्य है सलाह देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है सलाह देने के लिए, और ना राष्ट्रपति बाध्य है मांगने के लिए, और ना ही उसको मानने के लिए कि मान लीजिए राष्ट्रपति ने मांगा सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दे दी, तो राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है उसको मांगने के लिए, और ना ही राष्ट्रपति मांगे तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य है सलाह देने के लिए। लेकिन यह कहा गया है कि किसी मामले में ऐसा मामला हो जिसमें राष्ट्रपति को लगता हो कि इस पे सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी चाहिए, तो राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह यानी परामर्श ले सकता है। ये मित्रों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित, उनके क्षेत्राधिकार थे, उनकी नियुक्तियां, कार्यकाल, योग्यताएं इत्यादि, और कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जैसे 124 सब सुप्रीम कोर्ट के संगठन की बात करता है, 126 मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करता है, 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है, 129 सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना एक महत्व बड़ा बात करता है, अनुच्छेद 131 और 132 सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार की बात करते हैं, अनुच्छेद 137 न्यायिक पुनरावलोकन की बात करता है, अनुच्छेद 139 और अनुच्छेद 143 यह महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 139 अभिलेख न्यायालय होने की बात करता है और अनुच्छेद 143 परामर्शदात्री अधिकार की बात सर्वोच्च न्यायालय के लिए करता है। अब मित्रों, इसमें इसी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार, जिसको मैंने बताया कि वह विधि की स्थापित प्रक्रिया के अनुसार हमारा सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या करता है, जबकि अमेरिका जहां से हमने न्यायिक पुनरावलोकन लिया वह विधि की उचित प्रक्रिया के अनुसार, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अनुसार कार्य करता है, जबकि भारतीय न्यायपालिका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की बात करता है। इसी आधार पर तमाम प्रश्न बनते हैं। न्यायपालिका के निर्णयों के आधार पर जैसे बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत आया, मौलिक ढांचे का सिद्धांत, या आप कह सकते हैं न्यायिक सक्रियतावाद का सिद्धांत आया। तो मित्रों, मुझे लगता है कि एक इस पर वीडियो अत्यंत आवश्यक है। मैं प्रयास करूंगा जल्द ही आपके समक्ष एक वीडियो न्यायिक सक्रियता पर
और बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी यानी मौलिक ढांचे के सिद्धांत पर आपके सामने रखूं। तो आज मैं इस वीडियो के बाद विदा लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों तक यह पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।